हे एवरीबॉडी, दिस इज़ टीना मल्होत्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे फास्ट ट्रैक मर्जर, द प्रोसीजर ऑफ फास्ट ट्रैक मर्जर। फास्ट ट्रैक मर्जर स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि मर्जर क्या होता है। मर्जर का मतलब होता है कि एक कंपनी या दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड इज़ इक्वल्स टू ए लिमिटेड। ए एंड बी दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं। जब ये दो एंटिटीज़ एक साथ मिल जाती हैं, एक साथ मिलकर काम करने लगती हैं, तो वो ए बी लिमिटेड बन जाती है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमारा है वोडाफोन आइडिया का। वोडाफोन आइडिया के मर्जर हुआ था। उस मर्जर से पहले वोडाफोन एक अलग कंपनी थी एंड आइडिया एक अलग कंपनी थी। उसके मर्जर होने के बाद में एक कंपनी बन गई, दैट इज़ वोडाफोन आइडिया। अब मर्जर के लिए दो प्रोसीजर्स होते हैं। एक होता है सेक्शन 230 एंड 232 ऑफ कंपनीज एक्ट में, और एक होता है फास्ट ट्रैक मर्जर सेक्शन 233 ऑफ कंपनीज एक्ट। अब फास्ट ट्रैक मर्जर में हम आज की वीडियो में फास्ट ट्रैक मर्जर के बारे में बात कर रहे हैं। सेक्शन 230 एंड 232 को हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर कवर करेंगे। आज हम फास्ट ट्रैक मर्जर की बात कर रहे हैं। सो फास्ट ट्रैक मर्जर क्या होता है और कौन सी कंपनीज़ जो हैं वो फास्ट ट्रैक मर्जर में जा सकती हैं। फास्ट ट्रैक मर्जर सेक्शन 230 एंड 232 के अकॉर्डिंगली शॉर्ट होता है, ईजी होता है। फास्ट ट्रैक मर्जर में स्मॉल कंपनीज़, होल्डिंग कंपनी और होल्डी ऑन सब्सिडरी कंपनी अगर मर्ज होना चाहती हैं तो वो फास्ट ट्रैक मर्जर में आ सकती हैं। और अदर कंपनीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट आगे प्रिस्क्राइब करेगी। टिल नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी कोई कंपनीज़ प्रिस्क्राइब्ड नहीं करी हैं। सो स्मॉल कंपनीज़ जो भी मर्ज होना चाहती हैं वो फास्ट ट्रैक मर्जर में कर सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फास्ट ट्रैक मर्जर ही उनके लिए एक ऑप्शन है। वो सेक्शन 213 232 में भी मर्ज हो सकती हैं। सो फास्ट ट्रैक मर्जर और दूसरे मर्जर्स में क्या एक मेन डिफरेंस यही होता है कि सेक्शन 230 एंड 232 में हमें NCLT की अप्रूवल लेनी होती है। उसमें सारा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके सब पूरा प्रोसीजर होता है, NCLT की अप्रूवल लेनी होती है। लेकिन इस फास्ट ट्रैक मर्जर में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होती है। सो लेट स्टार्ट करते हैं फास्ट ट्रैक मर्जर। फर्स्ट स्टेप है इसका बोर्ड मीटिंग। कंपनीज जो भी मर्ज होना चाहती हैं वो अपनी बोर्ड मीटिंग कराएंगी। बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगा कि हाँ हमें मर्जर करना है। ये बोर्ड मीटिंग फ़िज़िकल ही होगी, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट आई थी कि अगर आपकी फ़िज़िकल कोरम पूरी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अदर डायरेक्टर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप होता है फाइल करने का। MGT 14 एक ई फॉर्म है। ये MGT 14 ROC को फाइल करना होता है दोनों कंपनीज़ को। अगर दो कंपनीज़ मर्ज हो रही हैं तो दोनों कंपनीज़ को ROC अपने अपने रिस्पेक्टिव ROCs को ये MGT 14 जो है वो फाइल करना होता है। अब ये MGT 14 हर केस में फाइल नहीं होगा। अगर जो कंपनीज़ मर्ज हो रही हैं वो पब्लिक कंपनी हैं तभी MGT 14 फाइल होगा। प्राइवेट कंपनीज़ को इसमें एग्जेम्पशन दी गई है कि प्राइवेट कंपनीज़ को ज़रूरी नहीं है MGT 14 फाइल करना। सो थर्ड पॉइंट आता है नोटिस भेजना। CAA 9 एक फॉर्म है, इसमें एक नोटिस भेजा जाता है किस किस को, ROC को, ऑफिशियल लिक्विडेटर को और एनी अफेक्टेड पर्सनस को। एनी अफेक्टेड पर्सनस में कोई भी हो सकता है, क्रेडिटर्स, मेंबर्स, एम्प्लॉयज़, जिनको भी ऑब्जेक्शन है इस स्कीम से, इस मर्जर से, वो ऑब्जेक्शन फ़ाइल कर सकते हैं कंपनीज़ में। ये सारे जो स्टेप्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, आप इसमें से देख सकते हैं। फोर्थ स्टेप आता है, नोटिस दे दिया हमने। फोर्थ स्टेप आता है अब जो ऑब्जेक्शंस के लिए नोटिस दिया गया था, अब वो ऑब्जेक्शंस आएंगी। बोर्ड जो है उन ऑब्जेक्शंस को रिसीव करेंगे और उस पर उनको कंसीडर करेंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्शंस आई हैं अपनी स्कीम के लिए, स्कीम को अप्रूव कराने के लिए। नेक्स्ट स्टेप आता है नोटिस देने का, क्योंकि हमें मेंबर्स और क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलानी होगी। तो नोटिस सेंड, कंपनीज नोटिस सेंड करती हैं 21 डेज़ नोटिस टू द मेंबर्स एंड टू द क्रेडिटर्स। स्कीम को अप्रूव कराने के लिए मेंबर्स
जो कि 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की अप्रूवल चाहिए होती है। ध्यान से सुनिए, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पर नंबर की बात की जा रही है। पार्टली पेड है, फुल्ली पेड है, डजेंट मैटर। नंबर आपके पास में 90% अप्रूवल आ गई तो आपकी स्कीम अप्रूव्ड हो जाएगी। और क्रेडिटर्स के केस में 90% बाय वैल्यू अप्रूवल आ गई तो आपकी स्कीम जो है वो अप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आता है मीटिंग कन्वीन करने का। हमने नोटिस दे दिया, 21 डेज़ नोटिस। अब मेंबर्स की और क्रेडिटर्स की अलग अलग मीटिंग होगी, क्लास मीटिंग्स होंगी। उस मीटिंग्स में वो स्कीम को अप्रूव किया जाएगा, जैसे कि क्राइटेरिया मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है, स्कीम अप्रूव्ड हो गई, लेट्स से मीटिंग में स्कीम अप्रूव्ड हो गई। अब वो स्कीम को ट्रांसफरी कंपनी जो होगी वो स्कीम को फाइल करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, आरओसी को और ऑफिशियल लिक्विडेटर को। जो स्कीम हम कंपनी ने मीटिंग में अप्रूव करी है वो स्कीम को फाइल करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, आरओसी को और ऑफिशियल लिक्विडेटर को। किस फॉर्म में फ़ाइल होगी? CAA11 में फ़ाइल होगी। CAA11 एक ई फॉर्म नहीं है, इसको हम GNL1 के साथ में एज अ अटैचमेंट फाइल करेंगे, आरओसी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर को। अब इसके बाद में दो सिचुएशंस होंगी। अगर आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर को इनसे हमारी जो स्कीम है उससे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, कि उनका भी ये ओपिनियन रहेगा कि इस स्कीम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर देगी फॉर्म CAA12 में। ट्रांसफरी कंपनी है, वो ट्रांसफरी कंपनी इस ऑर्डर को मिलने के बाद में आरओसी को INC 28 फाइल कर देगी। यहाँ पर ये वाला एक साइड का प्रोसीजर जो है वो ख़त्म हो जाता है अगर कोई ऑब्जेक्शंस नहीं मिलते हैं तो। अगर सेकेंड पॉइंट, अगर आरओसी ने या ऑफिशियल लिक्विडेटर ने कोई ऑब्जेक्शन फ़ाइल कर दिया विदिन 30 डेज़ उनको मिलते हैं ऑब्जेक्शन फ़ाइल करने के लिए। अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन फ़ाइल कर दिया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही लगता है कि ये स्कीम जो है अमलगमेशन मर्जर की, ये स्कीम पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? NCLT को एप्लीकेशन देगी। कब देगी? उसका भी एक टाइम पीरियड है, विदिन 60 डेज़। कहाँ से विदिन 60 डेज़? जहाँ से उनको CAA11 मिला था। CAA11 में क्या था? अप्रूव्ड स्कीम। वहाँ से 60 डेज़ के अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट NCLT को एप्लीकेशन फाइल कर देगी और उस एप्लीकेशन में क्या बोलेगी कि इस स्कीम को आप कंसीडर करो और हम चाहते हैं कि ये स्कीम फास्ट ट्रैक मर्जर में अप्रूव नहीं होनी चाहिए, तो इसको ये ऑर्डर दीजिए। आप NCLT को बोलेंगे कि इस स्कीम को 230 एंड 232 सेक्शन जो है कंपनीज एक्ट का उसमें किया जाए। उनको ऑर्डर दो कि उस प्रोसीजर से आप करो। ठीक है, क्लियर। एप्लीकेशन नेक्स्ट स्टेप आता है। अब एप्लीकेशन मिल गई NCLT के पास में। अब NCLT के पास में दो ऑप्शंस हैं। NCLT जो है वो देखेगी स्कीम को। अगर NCLT को लगता है कि स्कीम ठीक है, उनको स्कीम ठीक लग रही है, तो NCLT डायरेक्ट ऑर्डर पास कर देगी CAA7 में कि आप अमलगमेशन मर्जर कर सकते हो इस फास्ट ट्रैक मर्जर में। फिर वही INC 28 फाइल होगा आरओसी में। यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड सिचुएशन क्या होगी? अगर NCLT को लगता है कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पॉइंट नोट किया है ये स्कीम उन्हें भी लगता है कि सही नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ डेफिशिएंसीज़ हैं, तो NCLT बोलेगी कि आप उसी प्रोसीजर में जाओ 230 और 232 में, जिसमें NCLT का अप्रूवल लेना होता है, स्पेशल रेजोल्यूशंस पास करना होता है और उसका भी एक काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। वो हम आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे आपके लिए। सो यहाँ तक ये प्रोसीजर एंड हो जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हो। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, सो मोस्ट वेलकम। आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।